Okay, today's topic is input and output impedances of 4 टर्मिनल नेटवर्क। 4 टर्मिनल जाल की निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाएं। तो अपन को इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इम्पीडेंस बेसिकली रेजिस्टेंस को ही डिनोट करता है, लेकिन क्योंकि इसमें कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, सिंपल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो सब कंपोनेंट को मिला के अपन कंबाइंड उसको नाम दे देते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस का मतलब है वहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर का भी प्रतिरोध हो सकता है, या फिर इंडक्टर जो है उसका प्रतिरोध की भी बात हो सकती है। तो आपको 2 सर्किट इसके अंदर याद रखने हैं इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए। ये अपना सर्किट नंबर ए है, ये अपना सर्किट नंबर बी है। तो यहाँ पर क्या है, 4 टर्मिनल नेटवर्क है, यानी आपको 4 टर्मिनल मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 1, ये दोनों तो हो गए इनपुट टर्मिनल, और टर्मिनल 2 और टर्मिनल 2 ये दोनों हो गए आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल, इनपुट में करंट अपन क्या मानते हैं I1, और आउटपुट में करंट अपन क्या मानते हैं I2। ओके, और इसके अलावा जो इनपुट टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे अपन क्या मानते हैं V1, और जो आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे अपन क्या मानते हैं V2। अब यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस की डेफिनेशन आपको कैसे देनी है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब 4 टर्मिनल नेटवर्क के जो आउटपुट टर्मिनल हैं, टर्मिनल 2 उनके बीच में लोड इम्पीडेंस यानी कि लोड प्रतिबाधा लगी हो, उस वक्त इनपुट टर्मिनल के बीच में मापी गई प्रतिबाधा या मेजर्ड इम्पीडेंस इज कॉल्ड इनपुट इम्पीडेंस। यानी कि हम यहाँ पर दोनों टर्मिनल 1 के बीच का रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस तब मेजर करेंगे जब दो टर्मिनल हैं उनके बीच में लोड इम्पीडेंस कनेक्टेड हो। तो इस सर्किट के अंदर मैंने ZL कनेक्ट कर रखा है विच इज़ लोड इम्पीडेंस, और उस वक्त अपन 1 के बीच में इनपुट इम्पीडेंस मेजर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, हमें पता है इनपुट पोटेंशियल क्या होता है V1, और इनपुट करंट कितनी है I1। सो दिस विल बी इक्वल टू ZI। I मतलब इनपुट, यहाँ L का मतलब लोड। ठीक है, लोड। तो ये कंडीशन होगी, तो अपन को ये ZI जो जिसका फॉर्मूला है V1/I1, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। और उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा सर्किट देखिए B, इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। अब आउटपुट इम्पीडेंस की कंडीशन क्या होगी, आउटपुट इम्पीडेंस हमेशा आउटपुट लूप में मेजर होता है, यानी कि वो कौन कौन से टर्मिनल के बीच में मेजर होगा, 2 तो इस बार हमें 2 टर्मिनल के बीच में, ये देखो मैंने लिख रखा है ZO, O का मतलब आउटपुट। तो 2 टर्मिनल के बीच में मापी गई इम्पीडेंस या मेजर्ड इम्पीडेंस कब, जब 1 टर्मिनल के बीच में सोर्स इम्पीडेंस कनेक्ट हो, सोर्स जिसे कहते हैं स्रोत। तो यहाँ पर ये बेसिकली किस स्रोत का इम्पीडेंस हो रहा है, क्योंकि इनपुट लूप में अपन क्या लगाते हैं, कोई भी बैटरी कनेक्ट करेंगे या कोई भी वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट करेंगे तो ये उस सोर्स की इम्पीडेंस होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आउटपुट इम्पीडेंस निकालने की कंडीशन आपको याद रखनी है कि हम 2 टर्मिनल या फिर आउटपुट टर्मिनल के बीच में तब इम्पीडेंस मेजर करेंगे जब इनपुट टर्मिनल के बीच में कोई ना कोई सोर्स इम्पीडेंस लगा हो। तो दोनों डायग्राम याद रखने का तरीका क्या है कि जब इनपुट इम्पीडेंस मेजर करना हो तो वो इनपुट टर्मिनल्स के बीच में होगा, लेकिन उस टाइम 2 टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल के बीच में लोड कनेक्ट होगा। और जब हम आउटपुट इम्पीडेंस मेजर करेंगे तो क्योंकि वो आउटपुट लूप में मेजर होगा, तो इस कंडीशन में इनपुट के बीच में सोर्स इम्पीडेंस कनेक्ट होगा। तो ये अपन निकालते हैं अब इनकी वैल्यूज़। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस लेके चलते हैं, तो इनपुट इम्पीडेंस का अपन Z पैरामीटर के टर्म्स में ही निकालेंगे ZI की वैल्यू। तो Z पैरामीटर की एक इक्वेशन अपन को ध्यान है, Z पैरामीटर की फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो अपन ने डिराइव करी थी, V1 = Z11 I1 + Z12 I2। इस पूरी इक्वेशन को I1 से डिवाइड कर दो, तो ये I1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी I1 से और यहाँ पर भी I1 से। अब हम जानते हैं V1/I1 क्या है, ZI। ठीक है, यहाँ I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ये टर्म अपन को मिल जाएगा। नेक्स्ट टास्क हमारा है I2/I1 की वैल्यू पुट करना, और फिर वो आपस अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फिगर ए में देखो V2/I2 जो है वो -ZL के इक्वल है। तो मैं फिगर 1 में आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये फिगर 1 है अपने पास। तो इस फिगर 1 में आप देखिए एक बार, I2 जो है उसकी डायरेक्शन अपन अंदर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। जब अपन ये डायग्राम बना रहे थे शुरुआत में, उस टाइम अपन ने I1 को इनपुट करंट माना था, I2 को आउटपुट करंट माना था, पर अपन ने जो डायरेक्शन I1 और I2 की इमेजिन की थी वो अंदर की तरफ पॉजिटिव करी थी, है ना, क्योंकि किरचॉफ लॉ ये कहता है कि किसी भी टाइम पे अंदर जाने वाली करंट को आप पॉजिटिव ले लो, बाहर निकलने वाली करंट को आप नेगेटिव ले लो। तो हमने I1 I2 दोनों को अंदर की डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, और यहाँ पर कनेक्टेड है ZL। तो ऐसी कंडीशन में, और 2 टर्मिनल के जो बीच का पोटेंशियल होता है
है वो क्या होता है V2, क्योंकि हमने V2 को आउटपुट पोटेंशियल माना है। तो अब एक बार आप देखिए कि ओम का लो ये कहता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ हो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल हो V और उसमें एंटर होने वाली करंट हो I, तब आप ये रिलेशन लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू IR। करेक्ट। ये रिलेशन तब लिखते हैं जब करंट इस R में से होकर जा रही हो, जबकि हमारे पास क्या सीन बन रहा है कि ZL हमारे पास यहाँ कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V2, क्योंकि V2 आउटपुट पोटेंशियल है। यहाँ टर्मिनल अपन ने 2 नाम दे रखा है, लेकिन हमने करंट को अंदर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, यानी करंट अगर इस डायरेक्शन में I2 जा रही है, अगर वो उस वक्त पॉजिटिव है तो ZL में से उसको अगर होकर जाना पड़ेगा तो उसे उल्टी दिशा में आना पड़ेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी -I2, क्योंकि ZL में से जब ये I2 करंट होकर निकलेगी तभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम सिंपल सा ओम लॉ लगाते हैं V इज इक्वल्स टू IR। तो V2 इज इक्वल्स टू करंट कितनी जा रही है I2 और इम्पिडेंस कितना अपना ZL, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस साइन। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ZL पे ओम का लॉ लगाने के लिए करंट इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में करंट पॉजिटिव किस डायरेक्शन में है? उल्टी दिशा में। तो इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो अपन इस डायरेक्शन में लेने के लिए उसे नेगेटिव ले लेंगे। इस वजह से ये आपको यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा। अब Z पैरामीटर की दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिली थी? Z पैरामीटर की दूसरी इक्वेशन हमें मिली थी V2 इज इक्वल्स टू Z21I1 प्लस Z22I2। ओके, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? I2 से। यहाँ I2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ I2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी I2 था, लेकिन वो I2 से I2 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अब ये V2 अपॉन I2 यहाँ अभी देखा है किसके इक्वल है? -ZL। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी अपन ने, तो हमें मिल जाएगा -ZL और ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अपन I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसका उल्टा कर देंगे, यानी I2 अपॉन I1, और ये I2 अपॉन I1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में कहाँ है, ये देखो इक्वेशन नंबर 1। तो इस जगह जो वैल्यू हमें मिली है उसको अपन पुट कर देंगे और ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो ZI जो है उसके अंदर प्योर कौन से टर्म है? केवल Z पैरामीटर्स है, Z11, Z12, Z21, Z22, ZL, सारे Z पैरामीटर है। सो दिस इज इनपुट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। इसी तरह से आउटपुट इम्पिडेंस की बात करते हैं तो आउटपुट इम्पिडेंस आपको पता है आउटपुट पोटेंशियल अपॉन आउटपुट करंट होगा, लेकिन उस कंडीशन में ZS कनेक्टेड होगा इनपुट टर्मिनल पे, जिसे हम कहेंगे स्रोत प्रतिबाधा या फिर सोर्स इम्पिडेंस। अगेन Z पैरामीटर की सेकंड इक्वेशन लेते हैं। ये Z पैरामीटर की सेकंड इक्वेशन में मिली थी। इस इक्वेशन को पूरे को I2 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टर्म में V2 अपॉन I2 आ जाएगा और उसे हम क्या बोल देंगे? Z0, क्योंकि यहाँ से हमें पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? Z0 को। यहाँ I2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा और यहाँ I2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम फिगर B, अब फिगर B में देखो ZS जो है वो -V1 अपॉन I1 होगा। तो क्यों होगा? तो डायग्राम अपन देखते हैं। ये रहा, देखो इस जगह I1 अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जाने वाली करंट को अपन पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर I1 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो पीछे की तरफ I1 की डायरेक्शन लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। और क्योंकि ZS तो पीछे की तरफ कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल और उसमें से जाने वाली करंट का रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ZS को। तो हमें I1 को उल्टा फ्लो करवाना पड़ेगा अगर ZS में से गुजारना है। इस वजह से हम I1 के आगे क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। तो उस वजह से हमें क्या मिल जाएगा? ये देखिए यहाँ पर VS सोर्स इम्पिडेंस, ये ZS विल बी इक्वल टू -V1 अपॉन I1, इनपुट पोटेंशियल और इनपुट करंट हो जाएगा उस टाइम। अब Z पैरामीटर की पहली इक्वेशन लेते हैं। ये हमें पहली इक्वेशन मिली थी, इसको I1 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ I1 डिवाइड कर दिया। ये अभी डिराइव किया यहाँ से -V1 अपॉन I1 क्या होता है? -ZS। तो ये ZS आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज लिख दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके I2 अपॉन I1 की वैल्यू निकालोगे थोड़ा सा रीअरेंज करके तो ये मिल जाएगा, उल्टा कर दोगे तो ये मिल जाएगा। एंड वी विल पुट बैक दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 फिर से देखो ये रही, इसमें ये वैल्यू कहाँ रखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास क्या है? Z0 और राइट हैंड साइड में क्या है? Z21 और यहाँ पर इसके साथ में क्या है? I1 अपॉन I2, जो कि हमें अभी डिराइव करने पर मिला है, और साथ में क्या आ जाएगा? प्लस का Z22। तो I1 I2 की वैल्यू यहाँ, ये देखो यहाँ पुट हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में ये था, राइट हैंड साइड में ये था। तो ये Z आउटपुट मिल गया प्योरली इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर Z22, 21, 12, 11 एंड S। So this is output impedance of 4 terminal network.